सेल थ्योरी चैप्टर नंबर 3 का सेकंड टॉपिक है। आज हम इसे देखेंगे। सेल थ्योरी हमें बताती है कि किस तरह से जो सेल है वो डिस्कवर हुआ, साइंटिस्ट को किस तरह से पता चला कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो बेसिक यूनिट है वो सेल है। ठीक है, सबसे पहले किस तरह से उन्हें पता चला कि सेल जो है वो हमारी बॉडीज़ के अंदर पाया जाता है या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, चाहे वो प्लांट्स हो जाएं, चाहे वो एनिमल्स हो जाएं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो जाए, उनके अंदर सेल प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब नॉर्मली तो एक इंसान को ये बात नहीं पता चल सकती, तो किस तरह से साइंटिस्ट को ये पता चला, इस टॉपिक के अंदर हम ये देखेंगे। ठीक है, हम हिस्ट्री देखेंगे इस बारे में और हम सेल थ्योरी के 3 पोस्टुलेट्स को देखेंगे। उसके बाद हम कुछ सेल थ्योरी की वैलिडेशन और इसके एक्सेप्शंस को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है, किस तरह से जो सेल है वो डिस्कवर हुआ था। तो 17th सेंचुरी के अंदर साइंटिस्ट ने अपने माइक्रोस्कोप्स बनाना स्टार्ट किए। ठीक है, और उन माइक्रोस्कोप्स के अंदर उन्होंने छोटी चीज़ों को देखना शुरू किया। तो 1665 के अंदर एक साइंटिस्ट था जिसका नेम था रॉबर्ट हुक। इंग्लिश साइंटिस्ट था ये। इसने सबसे पहले अपने माइक्रोस्कोप के अंदर एक ओक ट्री था, ठीक है, शाहबलूत का दरख्त था, उसकी जो बार्क होती है, उसकी जो छाल होती है, उसका एक टुकड़ा लिया और उसने उस टुकड़े को अपने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। ठीक है, ये उसका माइक्रोस्कोप था और इस माइक्रोस्कोप के अंदर उसने इस पीस ऑफ कॉर्क को देखा। ठीक है, तो जब इसने इस पीस ऑफ कॉर्क को देखा तो इसे माइक्रोस्कोप के अंदर कुछ डब्बे, छोटे छोटे डब्बे नज़र आए, बहुत से, जिस तरह के शहद की मक्खी के छत्ते के अंदर बॉक्सेस होते हैं ना, इस तरह के ये डब्बे, इसको ये जिस तरह ये इस वाले डायग्राम में दिखाया गया है, इसको ये बॉक्सेस नज़र आए। फिर उसके बाद इसने क्या किया, इसने ऐसा किया कि इसने पहले तो इसने बार्क ली थी, छाल ली थी दरख्त की। अब इसने कुछ पीसेस लिए दरख्त के तने के, स्टेम के और रूट के, उसकी जड़ के। ठीक है, फिर इसने दोबारा देखा उनको अपने माइक्रोस्कोप के अंदर, तो इसे दोबारा से इसी तरह के जो लिटिल बॉक्सेस हैं वो उसे नज़र आए। ठीक है, तो इसने क्या कंक्लूड किया इस बात से कि जो प्लांट्स हैं उनके जो पार्ट्स हैं वो कुछ इन कंपार्टमेंट से मिलकर बने हैं। उसने कहा कि ये जितने भी प्लांट्स हैं, इनके जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे ना इन कंपार्टमेंट से मिलकर बने हैं, और इसने हुक ने सबसे पहले इन कंपार्टमेंट्स को नेम दिया सेलुलाई का। ठीक है, उस वक्त सबसे पहले हुक वो साइंटिस्ट था जिसने इसको सेलुलाई का नाम दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 8 साइंटिस्ट का वर्क दिया गया है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास था रॉबर्ट हुक। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इसमें एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक। ठीक है, ये एक डच साइंटिस्ट था। 1673 के अंदर इसने अपना एक रॉबर्ट हुक से अच्छा माइक्रोस्कोप बनाया। ठीक है, और इसने इसने क्या चीज़ें देखी, इसने पाउंड वाटर लिया, तालाब का पानी लिया, और इसने उसके अंदर लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया, और इसको वहाँ पे जो नज़र आए लिविंग सेल्स, इसको जो नज़र आए, इसने उनको नाम दे दिया एनिमल क्यूल्स का। ठीक है, तो हम लोगों को रॉबर्ट हुक के एक्सपेरिमेंट से एक बात पता चलती है कि रॉबर्ट हुक सबसे पहले जो सेल है उसकी डिस्कवरी जो हुई थी वो ओक ट्री के अंदर हुई थी, एक प्लांट के अंदर हुई थी। ठीक है, तो एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक ने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, पाउंड वाटर के ऊपर, और उसको जो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे दिखे उसने उनको क्या नाम दिया, एनिमल क्यूल्स का नाम दिया। ठीक है, थर्ड पे हमारे पास आ जाता है एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट जिसने 1809 में इसका नेम था जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क। ठीक है, इसने क्या किया, इसने भी सेल्स को ऑब्जर्व किया। इसने एनिमल्स और प्लांट्स के पार्ट्स लिए और उनको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, और उसके बाद अब ये वो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने एनिमल के पार्ट्स को भी और प्लांट्स के पार्ट्स को भी माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ब्रिटिश बॉटनिस्ट था एक रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन वो साइंटिस्ट था जिसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया सेल के अंदर। अब ऊपर वाले जो साइंटिस्ट थे उनका वर्क है सेल के लिए, और जो रॉबर्ट ब्राउन है इसने सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है, जो सेल का बेसिक यूनिट होता है वो न्यूक्लियस है। ठीक है, बेसिक फंक्शनल पार्ट जो है वो न्यूक्लियस होता है सेल का, और न्यूक्लियस के अंदर ही जेनेटिक मटेरियल जो है वो प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमारे पास है मैथ्यूस क्लाइडन। ठीक है, 5 पे इसने क्या किया, ये एक बॉटनिस्ट था। ठीक
ठीक है। तो इसने ऐसा किया कि इसने प्लांट्स को स्टडी किया और इसको ये पता चला कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे सेल से मिलकर बने हैं, ठीक है। इसने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट को स्टडी किया था माइक्रोस्कोप के अंदर, तो इसने ये बात कंक्लूड की इससे कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे इन्हीं सेल से मिलकर बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे पास आ जाता है थ्यूडर शवान, ये एक जोलॉजिस्ट था। तो इसने एनिमल्स को स्टडी किया और जब इसने एनिमल्स को स्टडी किया, उनके डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी किया, तो इसने भी ये कंक्लूड किया कि जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे सेल से मिलकर बने हैं, ठीक है। उसके बाद 1885 में एक जर्मन फिजिशियन था, डॉक्टर था, जिसका नाम था रुडोल्फ विर्चू। और इसने क्या ऑब्ज़र्व किया, इसने ये ऑब्ज़र्व किया कि जितने भी सेल्स हैं वो कम फ्रॉम अदर सेल्स, ठीक है। यानी इसका ये कहना था कि जितने भी सेल्स हैं वो पहले किसी सेल से ही मिलकर बने हैं, यानी कि लाइफ है तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही मिलकर बने हैं। जैसे कि हमने बात की थी कि सेल्स में माइटोसिस होती है तो वो एक से दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। तो रुडोल्फ विर्चू बेसिकली ये जानने की कोशिश कर रहा था कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बने किस तरह से, ठीक है। वो ये देखने की कोशिश कर रहा था कि लाइफ जो है वो किस तरह से स्टार्ट हुई है। तो उसको पहले ये समझा जाता था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से बने हैं, ठीक है। इसलिए इसने इस चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए थे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से बने हैं या नहीं। तो एंड पे इसने ये कंक्लूड किया था कि जितने भी सेल्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अदर सेल्स से ही मिलकर बने हैं, यानी इसमें कोई नॉन लिविंग थिंग्स का कोई रोल नहीं है। मतलब पहले ये समझा जाता था कि जो सांप हैं ये मिट्टी से बने हैं, ठीक है। पहले लोग ये समझते थे बहुत पहले। तो इसने जो एक्सपेरिमेंट किए रुडोल्फ विर्चू ने, इसने इस बात को प्रूव कर दिया। इसने इस बात को प्रूव नहीं किया, लेकिन इसको ये बात पता चल गई कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं बने। उसके बाद 1862 में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था लुइस पास्चर। पास्चर का बहुत ज़्यादा वर्क है बायोलॉजी के अंदर। तो लुइस पास्चर ने जो रुडोल्फ विर्चू ने बात की थी ना कि जितने भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से मिलकर बने हैं, नॉन लिविंग थिंग से मिलकर नहीं बने, तो इसने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया इस बात को लुइस पास्चर ने, ठीक है। तो ये जितने भी साइंटिस्ट हमने पढ़े, इन सारों की जो ऑब्जर्वेशंस थी उनको कंबाइन करके एक सेल्स के बारे में एक थ्योरी बनाई गई जिसको नेम दिया गया सेल थ्योरी का, ठीक है। सेल थ्योरी के 3 एसेंशियल पॉइंट्स हैं, 3 बेसिक पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है सेल थ्योरी का कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल्स, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे जो हैं एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हैं, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ जो लिविंग है, जो ज़िंदा है, वो सारी सेल से मिलकर बनी है, चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हों, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया फंजाई वगैरह, अमीबास वगैरह, जितने भी हैं वो सारे सेल से मिलकर बने हैं, फिर चाहे वो किसी एक सेल से मिलकर बने हो या ज़्यादा सेल से मिलकर बने हो, ठीक है। तो ये हमारी थ्योरी का पहला पॉइंट है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट इसके अंदर आता है कि सेल्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म, कि जो सेल है वही बुनियादी यूनिट है ऑर्गेनिज्म का, स्ट्रक्चरली भी और फंक्शनली भी। इस बात का क्या मतलब है, हमने ऊपर बात की थी कि जो सेल्स है वो बेसिक यूनिट है लाइफ का, ठीक है। सेल बेसिक यूनिट है। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जो ह्यूमंस हैं या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, स्ट्रक्चरली भी और फंक्शनली भी जो सेल है वही उनका बेसिक यूनिट है। इस बात का क्या मतलब है स्ट्रक्चरली, यानी कि हम कहते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी ह्यूमंस हो गए, चले हम ह्यूमंस की एग्जांपल ले लेते हैं। ह्यूमंस हैं तो हम कहते हैं कि उनका जो बेसिक यूनिट है, उनकी जो बुनियाद है वो सेल है। फिर ये सेल जो हैं ये आपस में मिलते हैं और फिर टिश्यूज़ बनते हैं, फिर ये टिश्यूज़ आपस में मिलते हैं और फिर ये ऑर्गन्स बनते हैं, फिर ये ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलते हैं तो ऑर्गेनिज्म बनता है, एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। तो स्ट्रक्चरली जो सेल है वो बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है, एक सबसे बेसिक चीज़ है और उसी से मिलकर फिर आगे टिश्यूज़ और सारा कुछ बनेगा, ठीक है। तो ये तो हमें स्ट्रक्चर की समझ आ गई। फिर वो ये कह रहे हैं कि सेल फंक्शन के लिए भी बेसिक यूनिट है। हमें ये पता है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। तो जो जेनेटिक मटेरियल है उसी के ज़रिए से बहुत से काम होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। उसके अलावा
जो हमने ऊपर करेक्टरिस्टिक्स की बात की थी लाइफ के लिए, जिसमें हमारे पास मूवमेंट, ग्रोथ और होम्योस्टेसिस, ये सारे फंक्शंस हैं, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, ये सारे फंक्शंस हैं। तो ये एक सेल भी परफॉर्म कर रहा है, ये ऑर्गेनिज्म भी परफॉर्म कर रहा है। तो एज अ बेसिक यूनिट हमारे पास क्या आएगा? सेल। तो सेल जो है वो बेसिक यूनिट है स्ट्रक्चरली भी एंड फंक्शनली भी, किसका? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ये बात हमें यहाँ पे समझ में आ गई। थर्ड पे हमारे पास जो पॉइंट आता है वो है कि सेल्स कम ओनली फ्रॉम द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो रुडोल्फ विर्ट्जू और लुइस पास्चर के वर्क से हमें ये बात पता चली कि जितने भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी पहले भी सेल्स से मिलकर ही बने हैं, सेल के डिवीजन से ही बने हैं, माइटोसिस से बने हो, मियोसिस से बने हो। ठीक है, हमारा ये बिलीफ है कि हमें अल्लाह ताला ने बनाया है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अल्लाह ताला ने बनाया। तो यही बात है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी सेल्स हैं, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही मिलकर बने हैं। वो ऐसा नहीं है कि किसी नॉन लिविंग थिंग से पैदा हो गए हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, सेल्स जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये 3 पोस्टुलेट्स हैं सेल थ्योरी के। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को इन्होंने दी हुई हैं कुछ वैलिडेशन, कुछ प्रूफ्स, कुछ एविडेंस के सेल थ्योरी जो है वो, जो कि सेल थ्योरी को प्रूव करते हैं, सेल थ्योरी को करेक्ट प्रूव करने वाले कुछ एविडेंस इन्होंने हमें यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले है माइक्रोस्कोप्स को यूज़ करके हमारे पास कुछ एविडेंस आए, जिसमें हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ किया गया। ठीक है, उसके बाद जब लाइव सेल इमेजिंग की टेक्निक्स और जेनेटिक स्टडीज़ वगैरह इंट्रोड्यूस हुई, उस वक्त भी हम लोगों को कुछ एविडेंस मिले। फिर जब डीएनए सीक्वेंसिंग वगैरह की टेक्निक्स जो हैं, जब ये साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस की, उसके बाद भी हम लोगों को सेल थ्योरी के ऊपर बहुत से प्रूफ्स मिले कि सेल थ्योरी करेक्ट है हमारी। ठीक है, क्योंकि सेल थ्योरी तो पहले बनी थी, ये सारी चीज़ें बाद में डिस्कवर हुई। उसके बाद जो हमारी सेल कल्चर स्टडीज़ होती हैं या टिश्यू इंजीनियरिंग होती है, इन्होंने भी हम लोगों को प्रूफ दिए कि सेल थ्योरी जो है वो करेक्ट है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जब लाइट माइक्रोस्कोप, पहले माइक्रोस्कोप सिंपल नॉर्मल माइक्रोस्कोप्स होते थे, लेकिन अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स भी मौजूद हैं जो कि इलेक्ट्रॉन बीम को यूज़ करके वर्क करते हैं, जबकि जो लाइट माइक्रोस्कोप है वो लाइट को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इन माइक्रोस्कोप्स को यूज़ करके जब साइंटिस्ट ने लिविंग जो सेल्स को देखा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखा, उनके स्ट्रक्चर्स को देखा, तो उनको वहाँ पे ये एविडेंस मिला कि जो सेल हैं वो स्ट्रक्चरल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने किसी टिश्यू को देखा है, कोई भी टिश्यू उन्होंने लिया है, या कोई भी टिश्यू उन्होंने लिया, या कोई भी किसी प्लांट का टिश्यू ले लिया या किसी एनिमल का टिश्यू ले लिया। ठीक है, और उसको जब उन्होंने देखा अपने माइक्रोस्कोप के अंदर, लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो उनके स्ट्रक्चर्स को देखा, तो उन्हें ये एविडेंस मिला कि बिल्कुल सही बात है कि जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, जो बिल्डिंग ब्लॉक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो सेल ही है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टेक्निक्स आई लाइव सेल इमेजिंग की और जेनेटिक स्टडीज़ की। लाइव सेल इमेजिंग, हमें पता चल रहा है कि हम सेल की इमेज देखते हैं लाइव। ठीक है, उसके बाद जेनेटिक स्टडीज़ हैं। ठीक है, जो कि जीन्स को स्टडी करती हैं, न्यूक्लियस को स्टडी करती हैं, डीएनए को स्टडी करती हैं। जब ये वाली टेक्निक्स जो हैं, जब इनका इंट्रोडक्शन हुआ, जब ये डिस्कवर हुई, तो जब साइंटिस्ट ने सेल को देखा इन टेक्निक्स के ज़रिए से, तो उन्होंने देखा कि जो सेल्स हैं वो रेप्लिकेट करते हैं और नए सेल्स में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने लाइव सेल को देखा कि सेल किस तरह से एक से दूसरे सेल में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे जो हमारा सेल थ्योरी का तीसरा पोस्टुलेट था कि सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यहाँ पे ये भी प्रूव हो गया। ठीक है, माइक्रोस्कोप से हमारे सेल थ्योरी का जो दूसरा पोस्टुलेट था वो प्रूफ होता है कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, उसके बाद जब डीएनए सीक्वेंसिंग की टेक्निक आई, डीएनए सीक्वेंसिंग क्या होता है? डीएनए सीक्वेंसिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए से डीएनए के सीक्वेंस को देखा जाता है, पूरा सीक्वेंस डीएनए का स्टडी किया जाता है कि जो ह्यूमन बॉडी के न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है वो किस तरह से मिलकर बना है, किस चीज़ों से, किस बेसिस से मिलकर बना है, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन बेसिस से मिलकर बना है। तो उनकी बेसिस की सीक्वेंस क्या है? जब ये सीक्वेंसिंग की टेक्निक डिस्कवर हुई, तो तब साइंटिस्ट को पता चला कि जो सेल्स हैं, जितने भी सेल्स हैं, उन सब के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। ठीक है, और वो सारे सेल्स मेटाबॉलिक पाथवेज जो हैं वो परफॉर्म करते हैं।
सेल, जितने भी सेल्स हैं उन सबके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। उनको ये बात पता चली डीएनए सीक्वेंसिंग के ज़रिए से। और मेटाबॉलिक पाथवेज हमारे पास होते हैं, मेटाबॉलिज्म के पाथवेज हमने बात की थी कि जो ग्लूकोज होता है उसको एटीपी में कन्वर्ट किया जाता है, तो ये बेसिकली मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं। इन मेटाबॉलिक पाथवेज के बारे में हमें पता चला, तो फिर हमें इस बात से हम लोग को ये एविडेंस मिला कि जो सेल है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल जो है वो लाइफ का फंडामेंटल यूनिट है, क्योंकि जो डीएनए होता है ना वही बेसिक चीज़ होती है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वही बेसिक चीज़ होती है। जेनेटिक मटेरियल के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है कि एक सेल किस तरह से वर्क करेगा, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि विरासत होती है, ठीक है, तो ये बिल्कुल इसी तरह सेल के अंदर भी सारी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। हम कहते हैं कि कोई बच्चा है, उसके जो बाल हैं वो उसकी माँ पे हैं, ठीक है, या उसकी जो हाइट है वो उसके बाप पर है। जिस तरह की ये हम बातें करते हैं, तो ये जेनेटिकली हम कहते हैं कि जेनेटिकली इस बच्चे के अंदर ये चीज़ आई है। इसी तरह जो सेल होता है उसके अंदर भी एक जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, और जेनेटिक मटेरियल के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है कि किस तरह से जो सेल है वो वर्क करेगा, किस तरह से सेल जो है वो सारे काम करेगा। उसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट्स जब हुए हमारे पास, सेल कल्चर स्टडीज़ हुई और टिश्यू इंजीनियरिंग हुई। सेल कल्चर स्टडीज़ क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। सेल कल्चर स्टडीज़ होता है कि एक सेल लिया जाता है, उसको ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है जिसके अंदर वो ग्रो कर सके, ठीक है। हमने बात की थी कि सेल को न्यूट्रिशन चाहिए होती है हर चीज़ के लिए, अपने काम करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए भी उसको न्यूट्रिशन चाहिए होती है। तो हम उसको ऐसी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं जिसमें सेल जो है वो ग्रो कर सके। फिर जब वो सेल ग्रो करता है तो इसको हम स्टडी करते हैं, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सेल कल्चर स्टडी। बिल्कुल इसी तरह जैसे एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर जो है हमारा, जिसमें क्रॉप्स को जो है वो प्रोड्यूस करवाया जाता है, तो इसी तरह सेल कल्चर स्टडीज़ में सेल्स को प्रोड्यूस करवाया जाता है। और टिश्यू इंजीनियरिंग में हम लोग टिश्यूज़ के साथ कुछ वर्क करते हैं, ठीक है। तो जब ये एक्सपेरिमेंट्स ये वाले परफॉर्म हुए सेल कल्चर स्टडीज़ और टिश्यू इंजीनियरिंग के, तो इन्होंने भी सेल थ्योरी को वैलिडेट किया और इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया सेलुलर ग्रोथ को, सेलुलर डिफरेंशिएशन को एंड रिप्रोडक्शन को। जैसे कि हमने बात की कि सेल कल्चर में हमने ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जिसमें सेल ग्रो कर सके, तो हम उसको देखेंगे कि वो सेल किस तरह से ग्रो करता है, वो किस तरह से डिफ्रेंशिएट होता है, किस तरह से डिवाइड होता है, और किस तरह से वो रिप्रोडक्शन करता है, 1 से 2 में कन्वर्ट होता है। ग्रोथ का मतलब होता है कि उसका साइज़ किस तरह से इंक्रीज़ होगा, जबकि रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि वो 1 से 2 में किस तरह से कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ये तो हमारे पास थे कुछ प्रूफ और कुछ एविडेंस जो कि हमारी सेल थ्योरी को करेक्ट प्रूव कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, ठीक है। हमारे पास कुछ ऐसे केसेस भी आए जिन्होंने सेल थ्योरी की मुखालफत की है, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास वायरस है, ठीक है। तो जो वायरसेस हैं, नाम आप सबने सुना है वायरसेस का, जो कि डिफरेंट डिजीज़ कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर। प्लांट्स को भी डिजीज़ कॉज करते हैं, बैक्टीरिया को भी डिजीज़ कॉज कर सकते हैं वायरसेस। तो जो ये वायरसेस हैं ये सेल से मिलकर नहीं बने होते, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने सेल थ्योरी को चैलेंज किया है। और ये जो वायरसेस हैं ये किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं, ये न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बने होते हैं, जो कि डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, और इसके साथ साथ ही प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। अक्सर वायरसेस के ऊपर कैप्सूल भी होता है, कोट होती है, ठीक है, सेल वॉल टाइप होती है, लेकिन ये सेल से मिलकर नहीं बने होते, ठीक है। क्यों बहुत से साइंटिस्ट जो हैं वो वायरसेस को नॉन लिविंग कहते हैं, और कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जो कि वायरसेस को लिविंग कहते हैं। अब इनको नॉन लिविंग कहने की क्या वजह है और इनको लिविंग कहने की क्या वजह है? तो इनको लिविंग कहने की वजह ये है कि इनके अंदर डीएनए प्रेजेंट है, आरएनए प्रेजेंट है, ठीक है, और प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, जो कि जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए और आरएनए। और इनको नॉन लिविंग कहने की क्या वजह है? इनको नॉन लिविंग कहने की वजह ये है कि ये खुद से इंडिपेंडेंटली जो है ना अपनी लाइफ नहीं गुजार सकते, ठीक है। जो फॉर एग्जांपल अगर हम कोरोना वायरस की एग्जांपल ले लेते हैं, तो अगर कोई वायरस हवा में प्रेजेंट है, एयर में प्रेजेंट है, तो वो ग्रोथ नहीं कर सकता, वो रेप्लिकेट नहीं कर सकता, वो 1 से 2 में कन्वर्ट नहीं हो सकता। उसको ग्रोथ करने के लिए किसी न किसी होस्ट सेल की ज़रूरत होती है, यानी वो किसी न किसी ह्यूमन बींग के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। फिर वो ह्यूमन बींग का जो रेप्लिकेशन मशीनरी है उसकी, यानी उसके सेल के अंदर
उसके सेल के अंदर जो चीज़ें प्रेजेंट हैं, जो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, उनको यूज़ करेगा और फिर खुद ग्रो करेगा। और साथ जब वो खुद ग्रो करेगा, वो अपनी अपनी तादाद को बढ़ाएगा ह्यूमन बॉडी के अंदर या किसी भी और बॉडी के अंदर। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको डिजीज़ होगी, और जो वायरस है वो उसकी ग्रोथ होगी। तो इसलिए चूँकि इसका अपना कोई इंडिपेंडेंट सिस्टम नहीं है कि ये ग्रोथ कर सके, इसलिए इसको नॉन लिविंग भी कहते हैं। तो ये लिविंग और नॉन लिविंग की बहस के दरमियान में फंसा हुआ है। उसके अलावा हमारे पास दो और चीज़ें हैं, एक प्रियॉन्स है और एक वायरॉइड्स है। प्रियॉन्स ये कुछ प्रोटीन्स होती हैं, मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होती हैं, ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो डिफेक्टिव होती हैं और ये भी डिजीज़ कॉज करती हैं। जबकि जो वायरॉइड्स हैं ये आरएनए होते हैं, और ये ऐसे आरएनए होते हैं जो कि आरएनए से मिल के बने होते हैं, ठीक है, और ये डिजीज़ कॉज करते हैं। तो ये प्रियॉन्स और वायरॉइड्स बिल्कुल वायरसेस की तरह डिजीज़ कॉज करती हैं, ठीक है। इनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसी हैं, क्योंकि आरएनए से मिलकर बनी है, प्रोटीन से मिलकर बनी है, लेकिन इनके अंदर सेल्स नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कुछ यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल्स, जिनमें शामिल है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। अभी जो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट हैं, इन्होंने किस तरह से सेल थ्योरी को चैलेंज किया। तो ये जो इन दोनों के अंदर इनका अपना डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। हमें पता है कि सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है और उसी न्यूक्लियस के अंदर उसका डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है, और कहीं डीएनए नहीं होता। लेकिन ये जो सेल के ऑर्गेनेल्स हैं, दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है ये सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है। तो इन दोनों के अंदर भी डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये तो एक ऐसे शो करता है जैसे सेल इन अ सेल, ठीक है। क्योंकि हमने तो यही पढ़ा है कि सेल के अंदर सेल के न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, लेकिन इनके पास एक इनका इंडिपेंडेंट डीएनए है, और डीएनए होने की वजह से ये खुद इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकते हैं, ठीक है। इनका सेल के न्यूक्लियस से कोई ताल्लुक नहीं होता। वैसे तो नॉर्मली सेल के न्यूक्लियस ने गाइड करना होता है ना इस रेप्लिकेशन को, ग्रोथ को, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास उनका अपना डीएनए है, उनको न्यूक्लियस की कोई ज़रूरत नहीं है, वो इट सेल्फ कर रहे होते हैं अपनी रेप्लिकेशन, अपनी तादाद को इंक्रीज कर रहे होते हैं, डिवाइड कर रहे होते हैं। तो दिस सजेस्ट दैट मे हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम फ्री लिविंग प्रोकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पे जब ये बात डिस्कवर हुई थी, तो तब साइंटिस्ट ने एक न्यू थ्योरी बनाई थी, जिसके जिसके अंदर ये डिस्कवर हुआ था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट हैं, कि शायद ये पहले जो थे ये बैक्टीरियाज थे या प्रोकैरियोट्स थे, ठीक है। और फिर इन्होंने क्या किया कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आ गए, और जब लिविंग ऑर्गेनिज्म ने इन्हें इनगल्फ कर लिया तो वो इसके अंदर आ गए, और फिर इनका आपस में एक म्यूचुअल जो बेनिफिट वाला रिलेशनशिप होता है, जिसे हम सिम्बियोसिस कहते हैं, वो डेवलप हो गया, ठीक है। तो अब ये उसके यानी कि एवोल्यूशन की वजह से ये ऐसा हुआ, और अब ये यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इस थ्योरी को हम कहते हैं एंडोसिम्बियोसिस थ्योरी, ठीक है। कि जो प्रो के माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट पहले एक बैक्टीरिया थे, फिर जो यूकैरियोट्स थे उन्होंने इसे इनगल्फ कर लिया, और इनगल्फ करने के बाद इनका एक बेनिफिट वाला जो रिलेशनशिप होता है, सिम्बियोसिस वाला, वो डेवलप हो गया। तो इसी वजह से अब ये यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं कुछ फंजाई एंड एल्जे, ठीक है। कुछ फंजाई एंड एल्जे ऐसे हैं जिनका जो सेल है ना, एक सेल जो है उसके अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उन मतलब कि सेल एक होता है, उसके अंदर उसका जो साइटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर, उसके अंदर बहुत ज़्यादा से न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। और ये जो इसकी वजह से इसने भी जो ट्रेडिशनल सेल थ्योरी थी ये उसके खिलाफ है, क्योंकि सेल थ्योरी के मुताबिक तो हमारे पास जो सेल होता है उसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, तो नॉर्मली उसके अंदर एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन इनके अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो मल्टीपल न्यूक्लियस जो है वो कोएग्जिस्ट कर रहे हैं एक साथ, ठीक है। और इसको हम कहते हैं सिनोसिटिक, ठीक है। ये जो फंजाई होते हैं ना, इन्हें हम कहते हैं सिनोसिटिक फंजाइज। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल है मायोसाइट्स की, यानी कि मसल सेल्स। मसल सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं, वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट है, प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट है, ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट है। और मसल सेल्स जो है ये एक ऐसे सेल्स हैं जिनमें डिफरेंट मसल सेल्स आपस में मिलते हैं, ठीक है, फ्यूज़ करते हैं और मिल के बनाते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड फाइबर्स, ठीक है। ऐसे फाइबर्स बनाते हैं जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, उनके अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। और ये भी जो सिंगल सेल की कॉन्सेप्ट है उसके खिलाफ कर रहा है काम, क्योंकि इसमें ये हो रहा है कि सिंगल सेल जो है वो अकेले एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहा है, बल्कि वो मल्टीपल सेल्स जो हैं वो आपस में फ्यूज़ कर रहे हैं, और फ्यूज़ करने के बाद वो मल्टी न्यूक्लिएटेड फाइबर्स बना रहे हैं, और वो फिर फाइबर जो है वो वर्क कर रहे हैं एज ए यूनिट के फॉर्म में। तो ये जो है हमारी सेल थ्योरी को चैलेंज कर